हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के धुरंधर। ये चैनल पे आपको मिलेगा साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 के सारे चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स एंड वर्कशीट्स। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस लिमिटेड है, बट हम आपको देंगे वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां से आपको साइंस बहुत ईजी वे में सब कुछ समझ में आ जाए और एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर second chapter of class 9, cell, the building block of life. This is very important chapter of class 9th book and ये वीडियो पार्ट 1 में बनी है। तो पार्ट 1 में हम जो जो चीजें कवर करने वाले हैं वो बेसिकली आपका क्या होगा, सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़ोगे, सेल वॉल के बारे में, एंड दैट्स इट। एंड फर्दर जो भी टॉपिक है हम वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा कि लास्ट में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स हैं, मेमोरी माइंड मैप्स मिलेंगे आपको जो आपको ये सारा चैप्टर 1 मिनट में याद करने में हेल्प करेंगे और आप ऐसा समझोगे इस चैप्टर को कि फिर कभी भूल नहीं पाओगे। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें ये है कि सेल आया कहाँ से। अब सोचने वाली बात है, सेल इतनी छोटी यूनिट है कि आप आंखों से तो दिखती नहीं है, तो ये आया कहाँ से, कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब लाइफ तो पहले हम कहते हैं ना कि अर्थ के ऊपर जो था पहले बिल्कुल फायर की बॉल थी, तो इसमें लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो लाइफ है ओरिजिनेट हुई है वाटर में। वाटर में भी कहाँ पे? बेसिकली स्मॉल वाटर पूल्स में, ओशियन में नहीं हुआ है। याद रखना, लाइफ ओशियन में स्टार्ट नहीं हुआ है। लाइफ हैज स्टार्टेड इन स्मॉल वाटर बॉडीज और वाटर पूल्स। ठीक है, स्मॉल वाटर पूल्स में लाइफ स्टार्ट हुआ है। क्यों? अब ये समझने वाली बात है, भाई ओशियन में भी वाटर है, स्मॉल वाटर पोल्स में वाटर है, फिर लाइफ ओशियन में क्यों नहीं स्टार्ट हुई, स्मॉल वाटर पोल्स में क्यों स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली देखो डिफरेंस क्या होता है कि ओशियन ना बहुत वास्ट है, बहुत उसका ना अगर आप देखोगे लेयर वाइज चीजें बहुत स्टेबल है। बट वहीं अगर आप स्मॉल वाटर पूल्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये वेदर या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इनका जो कंडीशन होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये जो होता है कंटिन्यूअसली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फेयर ऑफ द प्लेस। अगर वहां का एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है तो वहां के ये जो वाटर बॉडीज है ये भी कंटिन्यूअसली चेंज होंगे। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख में इस चीज का एविडेंस मिला है, इसकी स्टडी की गई थी। यहाँ पर क्या है, अगर आपने लद्दाख का नाम सुना होगा तो यू मस्ट नो कि ये कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का। दिस इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, आइस है। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर का हॉट स्प्रिंग है। कैसे भाई? उसमें भी वाटर का अगर आप देखोगे तो वाटर कितना गर्म है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कभी स्टीम से हाथ जला है या गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो क्या होता है, स्किन पूरी जल जाती है ना, कितना चिल्लाते फिरते हो। सोचो ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना एडवर्स कंडीशन है वहां पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी मानी जाती है कि ये अर्थ की 3.5 मिलियन ईयर्स पहले जो कंडीशन थी उससे सिमिलैरिटी रखती है। तो मतलब ऐसे इन्वायरमेंटल में चेंजेस हुए जिसकी वजह से कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर टाइम के साथ उसमें चेंज और होता गया। इन्वायरमेंटल कंडीशन, कभी पानी है, कभी पानी सूख गया, कभी बहुत ज्यादा गर्म है, कभी मॉडरेट हो गया होगा, कभी कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनने स्टार्ट हुए। अब ये बचे कैसे, इतनी हार्श इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स सर्वाइव कैसे कर गए? तो इसको समझने के लिए देखो कि यहाँ पे अब जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं थर्मोफाइल्स। अब मेरी तरफ से ना टिप याद रख लेना बायोलॉजी को या साइंस में किसी भी चीज को याद करने का, कि आपको ना कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, नहीं याद रही है, सिंपल सी चीज है, जस्ट ब्रेक इट इनटू डिफरेंट टर्म्स। क्योंकि साइंस में हर चीज जो है मोर देन 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है, उनका कुछ मतलब होता है एंड डेफिनेशन आपको वहीं से याद हो जाएगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, एंड द फाइल वर्ड इज लविंग और द लव। जैसे आप कुछ किसी को बहुत पसंद करते हो, लाइक दैट। तो ये यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पे वो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी जो कि बैक्टीरिया की वैरायटी थी, एंड दीज आर हीट लविंग बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, एंड बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके,
कमेंट करके बताओ और कौन से यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको पता है। नेक्स्ट, अब जो मैंने बात बोली कि अब इन्वायरमेंटल कंडीशन इतना चेंज होने के बावजूद कैसे ये सरवाइव कर गए, तो इसका रीजन था ये दिख रहा है आपको, व्हाइट 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 डिपॉजिट। दिस इज द व्हाइट डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट ये माने गए कि इन्होंने क्या किया, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ चेंज हो रही थी, जो यहाँ न्यू लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी, उसको इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे सर्वाइव कर गई। और धीरे धीरे यहाँ पर पहले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, छोटे छोटे, ऐसे मानो जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर उनका क्लस्टर बना, एंड लेटर ऑन क्या हुआ, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेटिंग अ नॉर्मल सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स। इसी को बोला गया सेल मेम्ब्रेन, कि सेल का मेम्ब्रेन था जिसने क्या किया, अंदर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। एंड इसी तरह से पहला सेल फॉर्म हुआ, और इसी सेल की वजह से फिर फर्दर क्या हुई, पूरी लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये सारी स्टडी की किसने, ये भी जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर आ सकता है। This is the Birbal Sahani Institute of Paleo Sciences, लखनऊ। लखनऊ में ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये स्टडी किया, उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट है, यही मेन रीजन थी उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बचाने की फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस, एंड जिसकी वजह से जो था फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी इतने छोटे सेल दिखते कैसे हैं, तो इतने छोटे सेल को देखना हमारी आंखों से पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज आवर आईज हैव सम लिमिटेशंस। हमारी आईज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है 0.1 mm होगा, तो हमारी आईज इसको टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह देख सकती है। बट अगर आप इसको रिड्यूस कर दो, अगर आपने डिस्टेंस को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, देन बोथ द थिंग्स विल लुक लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट टू आवर आईज। ये बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा हमारी आईज को, समझ रहे हो, ये हमारी आईज की प्रॉब्लम है कि हम 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा क्लोज चीजों को एक सिंगल पॉइंट की तरह देखेंगे, और अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे 0.1 mm से ऊपर लेके जाओगे तो वो दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आईज की रेजोल्यूशन है या एक टाइप से लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम सेल को नहीं देख सकते, बिकॉज सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज लेस देन 0.1 mm, इवन उससे भी बहुत छोटा होता है, तो हम नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे ब्रेक करो इसको, माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो छोटा, स्मॉल, स्कोप मीन्स समथिंग डिवाइस और एड। तो यहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हमने एक एड बनाया या डिवाइस बनाया, उसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्कोप। एंड देयर आर टू वैरायटीज ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप आपने ये देखो डायग्राम, ये जो है, ये पिक्चर जो है, ये लाइट माइक्रोस्कोप की आपने अपने स्कूल की लेबोरेटरी में बहुत इजीली देखा होगा, ये बहुत इजीली कहीं पे भी दिख जाता है आपको, मूवीज में भी देख लोगे आप, या किसी सीरियल में भी, सीआईडी में तो बहुत देखा होगा फॉर श्योर, जिसने सीआईडी देखा उसने पक्का देखा होगा। वही अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का माइक्रोस्कोप कंसीडर किया जाता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एज अ नेम सजेस्ट, हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिकुलर लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एटॉमिक लेवल पे या मॉलिकुलर लेवल पे, बिकॉज एट द एंड ऑल द थिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स ओनली। तो एटॉमिक लेवल पे आप चीजों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हो। नेक्स्ट, आपके एनसीईआरटी में इस बार ये भी दिया हुआ है कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो या एस्टिमेट कर सकते हो सेल के साइज को। तो बेसिकली आपको क्या करना है उसके लिए, सपोज ये आपका माइक्रोस्कोप का विजिबल एरिया है, अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो सर्कुलर एरिया ही विजिबल होता है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका डायमीटर निकालना है, वो ऑलरेडी गिवन होता है, जो भी स्लाइड, जो माइक्रोस्कोप है उसका जो लेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका ये डायमेंशन वगैरह फिक्स होता है। एंड आपको क्या देखना है, फिर आपको उस रेंज में कितने सेल्स नजर आ रहे हैं अलोंग इट्स डायमीटर, आपको उसकी काउंटिंग करनी है। तो आपको डायमीटर रखना है ऊपर और नीचे रखने नंबर ऑफ सेल्स जो आपको डायमीटर के अलोंग आपने काउंट किए। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू और द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल। इट इज द एस्टिमेटेड साइज, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल निकालना इम्पॉसिबल है, या ऑलमोस्ट बहुत हाई लेवल की मशीनरी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ सिर्फ एस्टिमेट करते हैं, लगभग बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। द रिलेशनशिप बिटवीन द
यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोमीटर में हमें वैल्यू चाहिए डायमीटर की। अब माइक्रोमीटर तो हम यूज करते हैं नहीं अपनी रियल लाइफ में, हम तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर ये यूज करते हैं। तो इसीलिए कन्वर्जन के लिए आपको यहाँ पर हमने ये लिख के दे दिया है। मार्क कर लो, 1 मार्क में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अभी जो सेल है, अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीजों से या किस किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। तो इसको ना ऐसे याद करो, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। एमएनसी सुना है ना सबने, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, बस ऐसे याद करना है। एम फॉर मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एन फॉर न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, एंड सी फॉर साइटोप्लाज्म। याद हो गया? देखा कितना इजी है याद करना। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, हमारा सेल भी कम है क्या किसी कंपनी से? तो एमएनसी से आप याद रखोगे कि इट हैज 3 मेन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस, एंड सी फॉर साइटोप्लाज्म, जो इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर, न्यूक्लियस इज द सेंट्रली लोकलाइज्ड बॉडी, एंड द साइटोप्लाज्म इज द एरिया बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, सेल की आउटर लेयर, हमने बात की ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सेल को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। so, कहते क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। यूनिवर्सल फीचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे ही सेल में, आप चाहे किसी का भी सेल ले लो, वेदर इट इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और इट इज अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, सब में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज द कंपल्सरी थिंग। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही थिन, लिविंग और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुन लो पहले। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता था सीबीएसई वालों का, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। थिन है, पतली है, ठीक है। लिविंग है, लिविंग मतलब इसमें जो सेल्स है वो क्या है? मोस्टली लिविंग है, दे आर परफॉर्मिंग द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है? इससे समझो, सेलेक्ट करना, परमिएबल परमिट करना, मींस इट इज सेलेक्टिंग, क्या कर रही है? इट इज सेलेक्टिंग एंड इट इज परमिटिंग। सेलेक्ट कर रहा है और परमिट कर रहा है, मतलब पहले ये मॉलिक्यूल्स को देखेगा कि हमारे सेल के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो उसका सिलेक्शन करेगा। देन अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको परमिट करेगा कि आप अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो सेलेक्ट करके परमिट करने की वजह से ये क्या करते हैं? सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं और किसी भी अनवांटेड चीज को सेल के अंदर जाने से रोकते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, इसको बोला गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मॉडल किसने दिया था? अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, उसमें सारी डिटेल मिलेगी आपको। तो ये इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर इसको ना डबल सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको डबल सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो, ये है एक अपर लेयर, अपर सैंडविच, ये रहा अपर ब्रेड की स्लाइस, एक्चुअली ये लोअर ब्रेड की स्लाइस हो गई, और ये बीच में आपका, जैसे आप क्या करते हो, वेजिटेबल्स भरते हो या फिर चीज, सॉसेस, सारी चीजें इस बीच में आ जाती है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सैंडविच, इसीलिए इसको डबल सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है? ये एक बाउंड्री है, तो क्या करेगी? सेल को सेपरेट करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, करेक्ट। सेकंड, सेलेक्टिवली परमिएबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ कुछ चीजों को ही ये सेल के अंदर एंटर करने देता है या लीव कर, ये भी नहीं कि सिर्फ एंट्री है, एग्जिट भी इसी की परमिशन से लेते हैं मॉलिक्यूल्स। ये नहीं कोई भी जब मन करे अंदर आए, जब मन करे बाहर चले जाए, अलाउड नहीं है। क्लासरूम है ये पूरा। तो ये क्या करता है? एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। ओके, उसके अलावा ये सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब इस सेल कम्युनिकेशन क्या चीज है ना, इसको जरा अभी से मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, और सारा इसके बारे में भी आपको कंटेंट मिलेगा लिखा हुआ है उसमें। तो इसके पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल से, और फिर बताते हैं उसको बाद में कि क्या काम होता है। ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट चेन्स ऑन इट्स आउटर सरफेस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सेल, कि जो सेल इसके नियर बाय है, कहीं कोई वो आउटसाइड, ये फॉरेन सेल तो नहीं है, फॉरेन बॉडी या किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल होगा तो वो डैमेज कर सकता है हमारे सेल को, तो ये उसे आइडेंटिफाई करता है।
ठीक है। ये सपोर्ट और शेप देता है। सेल की जो शेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होती है। तो ये सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ये शेप भी दे रहा है और सपोर्ट भी दे रहा है सेल को। ओके, सेल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना किससे होता है? ये बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन, जिसमें मेजोरिटी पार्ट जो होता है, हाई परसेंटेज होती है लिपिड्स की होती है। जो आप देख रहे हो ना ये गोले गोल गोल स्ट्रक्चर, ये सारा लिपिड है, ठीक है। और ये जो आप एक चैनल्स देख रहे हो, दीज आर द इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये चेन्स टाइप ईस्ट में जैसे बर्डिंग होती है ना, वैसे ये है कार्बोहाइड्रेट की चेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है ये मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया? इसको दिया किसने था पहले तो ये याद रखो। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्कर क्वेश्चन, मार्क कर लो, इसको नोट कर लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड बाइलेयर बोला जाता है बिकॉज इसमें दो फैट की मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो ऐसे अरेंज होती है, सैंडविच आपको बताया था ना वैसे। अब इसमें भी ना एक इंटरेस्टिंग सी चीजें, ये देखो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको दिख रहा है हेड और आपको दिख रहा है टेल। इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हेड बोलते हैं। दिस इज हाइड्रो दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड। ये जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये जो टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड। अब अगेन बहुत अजीब सा टर्मिनोलॉजीज आ गई ना। अब इसको याद करने के लिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसको तोड़ो। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो दोनों में ये वर्ड है, तो क्लियर हो गया यहाँ से वाटर है। फिलिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिलिक क्या होता है? लव। और फोबिक क्या होता है? फोबिया सुना होगा ना, चीज का फोबिक फोबिया होता है लोगों को, तो फोबिक मीन्स होता है हेट और काइंड ऑफ वरिड, जो डरता है किसी चीज से। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये वाटर लविंग एंड है, तो ये वाटर की तरफ रहना चाहता है। और जो टेल है दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड, ये टेल्स ये वाटर से दूर भागना चाहता है। तो इसलिए ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। जो टेल्स है, जो हाइड्रोफोबिक एंड्स है, इन्होंने अपने आप को इंटरनल साइड अरेंज किया बिकॉज इन दोनों लेयर्स के बीच में कहीं भी लिक्विड या वाटर या कुछ भी ऐसा एक्वस एनवायरमेंट नहीं होता, इसलिए इसने अपने आप को यहाँ अरेंज किया है। वही जो हेड है वो बाहर की तरफ आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह पे वाटर या कहीं ना कहीं लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को क्या किया? वाटर की साइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप को अरेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद आप देखोगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कोई स्टेबल नहीं है कि एक जगह पे फिक्स है, ये साइड वाइज मूव करते हैं, मतलब इनमें ऐसे मूवमेंट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट फ्लूइड। मूवमेंट की वजह से हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। क्योंकि अगर कोई चीज स्टेबल नहीं है, मूव कर रही है, तो इट इज नोन एज फ्लूइड, राइट? आपने फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एंड जो प्रोटीन इसमें इंटीग्रेटेड है, दे आर लाइक द गेट कीपर्स। ये गेट कीपर्स है कि अगर किसी चीज की परमिशन है तो ये गेट ओपन कर देंगे और उस चीज को अंदर आने देंगे, नहीं है तो उसको वहीं पे ब्लॉक करके या वहीं से हटा देंगे। अब फ्लूइड तो समझ में आ गया क्यों बोलते हैं। मोज़ेक समझना है। मोज़ेक टाइल्स पढ़ी है या सुनी है? मोज़ेक पजल्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे पीस जो होते हैं दूसरे में प्रॉपर्ली फिट किए जाते हैं और बहुत सारे कलरफुल पैटर्न मिला के एक प्रॉपर पजल तैयार होता है। तो मोज़ेक टाइल भी आती है, मोज़ेक पजल भी आता है, मोज़ेक फ्लोर भी बनता है। तो मोज़ेक इज समथिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे या पीछे वाली स्लाइड अगर आप देखो तो इसमें दिख रहा है आपको कितनी सारी चीजें इंटीग्रेटेड है एक साथ। तो इट इज मोर लाइक अ मोज़ेक। अगर इसको ऊपर से देखते हैं तो मोज़ेक की तरह दिखता है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट थिंग, अभी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स में, होती कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। भाई कैसे हो रही है? अपने आप थोड़ी मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। आप हमने पढ़ा कि प्रोटीन गेट कीपर्स हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज वर्ड सुना है ना? डिफ्यूज, ये वर्ड सुना है ना? डिफ्यूजन पहले भी पढ़ के आए हैं आप। और अब एक वर्ड सुनोगे ऑस्मोसिस। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भाई भाई हैं। अब डिफरेंस समझो। इन दोनों में ही चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। अब हाई टू लो का मतलब क्या है? मान लो दो चीजें हैं या एक सराउंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज बहुत ज्यादा है, कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे वही चीज बहुत कम है, तो अब क्या होगा? पार्टिकल जो है ज्यादा से कम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है।
कि फ्री पूरे इन्वायरमेंट में कहीं पे किसी एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, नेचुरली होती है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ इवन मॉलिक्यूल्स ना आ जाए। यहाँ देखो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिगजैग मूवमेंट होती है, सीधी मूवमेंट नहीं होती है, और फिर ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे अनटिल दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो, जब तक इक्वालिटी नहीं आ जाएगी दोनों में, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। वही ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम वाटर की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम वाटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये दिख रहा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो नेचुरल, बट यहाँ पर बीच में क्या इन्वॉल्व है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जाहिर सी बात है, समझ गए होगे कहाँ आता होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमारे सेल में है, तो ऑस्मोसिस कहाँ होता है, हमारे सेल में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो वाटर है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही मूव करता है, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस, बट यहाँ पे बस ये क्या इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं था, देखो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ डायरेक्टली फ्रीली इन्वायरमेंट में मूवमेंट होती रहती है। इसका एग्जांपल याद हो, अगर पढ़ा होगा आपने कभी, परफ्यूम अगर किसी रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हो तो कैसे पूरे रूम में उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं, हर जगह से स्मेल फैल जाती है। तो ये एग्जांपल है आपका डिफ्यूजन का, जहाँ पार्टिकल जो है ऑटोमेटिकली मोर क्राउडेड एरिया से लेस क्राउडेड एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वही अगर आप ऑस्मोसिस की बात करोगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करता है, ठीक है। और इसकी जो डिफ्यूजन की तरह ही सब कुछ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, एंड इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। अब ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस, ये हेल्प कहाँ करता है, ऑस्मोसिस में बेसिकली जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, आपको पता है ना, प्लांट रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस की टेबल बहुत बार पूछा हुआ है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मार्क करो डबल स्टार जितने भी किए हैं। अब डिफरेंस आप बहुत देखो, इतने सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं, बहुत आसान है। फीचर्स, मूवमेंट कैसी होती है, इसमें कोई भी टाइप का पार्टिकल मूव कर सकता है, इसमें सिर्फ वाटर मूव करेगा, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर। मेम्ब्रेन की बात करें तो नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए हमें। ये जो है डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में होता है, बहुत आराम से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है। पार्टिकल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बस पार्टिकल की जगह आप क्या लिख दोगे, वाटर लिख दोगे, फ्रॉम वाटर, जहाँ पे हाई वाटर कंसेंट्रेशन है वहां से लो वाटर कंसेंट्रेशन में। इसके एग्जांपल में आप परफ्यूम लिख सकते हो, जो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, अब आपको यहाँ पे कोई सेल लेना पड़ेगा, सेल के लिए कोई ऑर्गेनिक चीज लेनी पड़ेगी, तो हमने रेजिन्स ले लिए, रात को भिगो देते हैं ना किशमिश, सुबह तक फूल जाते हैं, तो फूल क्यों गए, स्वेलिंग क्यों हो गई, बिकॉज ऑस्मोसिस की वजह से होता क्या, देखो रेजिन्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और बाहर हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर हाई है, अंदर लो है, तो हाई टू लो मूवमेंट स्टार्ट होगी इनसाइड द रेजिन्स, इनसाइड द सेल, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। दोनों ही पैसिव हैं, दोनों में एनर्जी नहीं लगती। ऑस्मोसिस को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन, देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन दे दी है, परफ्यूम का एग्जांपल आ गया, या फिर टी बैग को अगर आप हॉट बैग में डालते हो तो वो भी कैसे इवनली स्प्रेड हो जाता है, उसका पूरा अरोमा, उसका पूरा फ्रेग्रेंस सब पूरे में स्प्रेड हो जाता है इक्वली, तो ये भी क्या डिफ्यूजन का एग्जांपल है। वहीं आप ऑस्मोसिस की बात करो तो एक तो रेजिन हो गए, या फिर प्लांट रूट जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को ताकि पूरे प्लांट में उसे सप्लाई कर सके, तो वो किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का, बिकॉज whenever any kind of cell is involved in the movement of particles या in the movement of water specifically, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो इंक अगर आप वाटर में एक ड्रॉप भी डाल दोगे तो पूरे में स्प्रेड हो जाती है, दिस इज डिफ्यूजन। शुगर डिजोल्व होता है वाटर में, डिफ्यूजन। सॉल्ट स्प्रेड हो जाता है वाटर में, दैट इज डिफ्यूजन। ऑक्सीजन जो है बॉडी के ब्लड सेल्स में आता है, दिस इज ऑस्मोसिस, दिस इज नॉट डिफ्यूजन, ओके। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसमें जो बेसिकली ऑस्मोसिस की बात करते हैं, अब ऑस्मोसिस भी ना तीन टाइप से अलग अलग सॉल्यूशन में हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। अब यहाँ देखो तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, हाइपर,
मतलब बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाटर अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, तो वाटर मूव्स इनटू द सेल, जिसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सेल जो है टर्जिड हो जाएगा। और अगर तुमने ज्यादा पानी दे दिया है, बहुत ज्यादा देर तक रख दिया, एनिमल सेल के केस में इट विल बर्स्ट आउट, बट नॉट इन द केस ऑफ प्लांट सेल। कमेंट करके बताना किस किस को पता है क्यों प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होते। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब अब नीचे आ जाओ, कम हो जाओ, तो वाटर कंसंट्रेशन जो है बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। अब अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट आउटसाइड शुरू हो जाएगी, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। अब जब बाहर पानी आएगा तो ऑब्वियसली बात है, सेल श्रिंक हो जाएगा, या फिर एक टर्म हम बोलते हैं फ्लैसिड हो जाएगा प्लांट के केस में, और क्रिनेटेड हो जाएगा एनिमल के केस में। मींस एनिमल सेल जो है डिफॉर्म हो जाएगा इस टाइप से। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो वो प्लांट जो है वो क्रिनेटेड तो नहीं होगा, बट उसके जो अंदर का कंपोनेंट है सेल वॉल के अंदर, वो सारी चीजें क्या होंगी, क्रिनेटेड होंगी। बट बाहर के सेल वॉल की वजह से क्या होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक इज समथिंग वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल इनसाइड एंड आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इक्वल मूवमेंट होती है, अंदर भी जा रहा होता है, बाहर भी आ रहा होता है, बट ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मूवमेंट, जिसकी वजह से ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं आता, तो इन एंड आउट दोनों इक्वल होते हैं। नो नेट मूवमेंट, तो सेल रिमेन्स नॉर्मल, सेल सेम का सेम रहता है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। हाइपोटोनिक का तो आपको रेजिंग वाला ही होगा, स्वेलिंग वाला केस है, या फिर प्लांट सेल को अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दो तो वो भी स्वेल हो जाएगा। सेकंड हाइपर का आ जाता है आपका प्लम इन सॉल्ट वाटर। अगर आप प्लम को सॉल्ट वाटर में डाल दोगे तो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, उसमें फ्लैसिड स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा वो क्या दिखेगा, पहले टाइट है, बट बाद में थोड़ा सा आपको लूज लूज पता लगने लग जाएगा, दैट इज फ्लैसिड हो गया वो। और आइसोटोनिक में आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब किसी को सेलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं तो उसमें लिखा होता है 0.9% NaCl। तो यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ताकि हमारी बॉडी जो है रिएक्ट ना करे। अगर इससे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन गया तो भी प्रॉब्लम होगी, इससे नीचे कॉन्सेंट्रेशन गया तो ही प्रॉब्लम होगी। इसकी डिटेल ना आपको हमारे एक शॉर्ट में मिल जाएगी, जिसमें क्लास 9 के एनसीईआरटी के हिडन फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप प्लीज उसे भी जाके चेक करो, आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो। और हमारा ब्लड प्लाज्मा भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो बेसिकली क्या याद रखना है आपको, सेल जो है डिफरेंट सॉल्यूशन में अलग अलग डिफरेंट बिहेव करता है। नाउ वी हैव द सेल वॉल। सेल वॉल, यस सेल वॉल बहुत अमेजिंग चीज। ये सेल वॉल है ना, सिर्फ और सिर्फ किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो मिलता किसमें और क्यों मिलता है, तो सेल वॉल मिलेगा आपको प्लांट्स में, सारे प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है। उसके अलावा आपको मिलेगा ये फ्यू बैक्टीरियाज में, एंड फंजाई में भी किसी किसी में आपको सेल वॉल मिलेगा। लेटर ऑन इस वीडियो में आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर को भी कंपेयर करके मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। सो सेल वॉल की बात करते हैं। ये एक आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव और सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग है सिर्फ प्लांट सेल की। मतलब समझ रहे हो, ये है सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको क्या है, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। अब प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए क्यों, हमारी बॉडी में क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है ना। कमेंट करके बताना अगर आपको इसका आंसर पता है तो। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली करता क्या है, इस सेल को, प्लांट के सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। अब होता क्या देखो, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता दिया। ये बना किसका होता है, ये बना होता है एक टाइप के पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट के वेराइटीज होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड से बना है, उसका कौन सी वैरायटी है, ये सेल्यूलोज से। तभी हम प्लांट के डायरेक्टली लीव्स वगैरह जो है कंज्यूम नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। साग वगैरह खाते हो ना, वो सेल्यूलोज होता है उनमें, उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वरना हम पत्ते खा के जिंदा रह जाते, क्या जरूरत है खाना पकाने की। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो ये क्या करता है, एक डेफिनेट शेप देता है, रिजिडिटी देता है सेल को, मतलब सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी पैथोजन को अटैक करने से या किसी भी एक्सटर्नल इंजरी को होने से रोकता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटरैक्ट करता है। मतलब वही चीज है, अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वहां पर उसका शेप चेंज क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ये क्या कर रहा है, वो जो एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑस्मोसिस की वजह से, ये उसको काउंटरैक्ट करता है और सेल की शेप को इंटैक्ट रखता है,
उसे चेंज नहीं होने देता। ये फ्रीली परमिएबल है वाटर के लिए और कुछ सॉल्यूशन के लिए, मतलब वाटर इजिली इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जा सकता है। वाटर के लिए कोई अलग से परमिशन कुछ भी नहीं है, तो वाटर इजिली अंदर बाहर जा सकता है और वाटर में डिजोल्व जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो भी जा सकते हैं। नाउ व्हाई प्लांट्स नीड सेल वॉल, जब भी क्वेश्चन पूछा ना मैंने आपसे, अब उसका जवाब देखो। ओके, सो प्लांट्स को सेल वॉल की नीड होती क्यों है? जो प्लांट सेल वॉल है ना, वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पॉटेड प्लांट है या ऐसे ही कहीं आपने कोई ट्री ट्री में तो खैर कम देखने को मिलता है, अगर पॉटेड प्लांट है आपके पास तो उसकी अगर आप वाटर ना दो उसको, तो वाटर ना दिन एक दिन मत दो, 2 दिन मत दो, तो उसकी लीव्स जो है ना ऐसे विल्ट हो जाते हैं। विल्ट मतलब ऐसे झुक सी जाती है, उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही स्टिफनेस नहीं है। तो ये जो सेल वॉल है वो हेल्प करता है लीव्स को, फ्लावर्स को फर्म रहने में, उनकी शेप को मेंटेन करने में और प्लांट को अपराइट, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करना है। तो ये जो वाटर का प्रेशर है और सेल वॉल की रिजिडिटी है ना, यही दोनों मिलकर इसको अपराइट पोजीशन में रहने में हेल्प करती है। तो अगर आप वाटर नहीं दोगे तो वो वाटर प्रेशर बंद हो जाएगा, फिर साथ ही साथ क्या होगा, जो प्लांट के सेल्स है वो धीरे धीरे अंदर से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल वॉल तो इंटैक्ट रहेगा बट जो अंदर का कंटेंट है, जो लिविंग पार्ट है, वो श्रिंक हो जाएगा और जो प्लांट है वो फर्मली स्टैंड नहीं कर सकता। ऑल्दो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल, ये परमिएबल होता है मतलब ये वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को पास होने देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लांट और एनिमल सेल को रखा जाएगा तो क्या होगा, एंड इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों प्लांट को सेल वॉल की नीड है। देखो, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ है, इसका वाटर प्रॉपर मिल रहा है, सारी चीजें बैलेंस्ड है। बट वहीं अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया गया, मतलब बाहर वाटर का कंटेंट क्या है, लेस है, और सेल के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर की तरफ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्या ओवरऑल शेप पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि विड्थ कम हो गई, अदरवाइज ओवरऑल शेप पे कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ आया, अंदर की तरफ देखो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ सेल वॉल से दूर होने लग गया है, बीच में गैप क्रिएट हो गया है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, वैक्यूल्स जो है साइज में छोटे हो गए हैं। वैक्यूल्स मेनली वो ऑर्गन होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोलाइज्ड क्या हुआ है आपका, सेल के अंदर का कंटेंट। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो प्लांट सेल है उसकी ओवरऑल शेप में कोई चेंज नहीं आता, उसकी शेप क्या रहती है, फर्म रहती है, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। दिख रहा है? अब वहीं अगर आप एनिमल सेल को रख दें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल सेल है, सॉल्यूशन में आते ही वाटर बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेल दिख रहा है कैसी हो गई है, श्रिंक हो चुका है, प्रॉपरली उसका शेप जो है मेंटेन नहीं रह पाया। तो क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो वो श्रिंक हो जाता है और अपना शेप लूज कर देता है। वही प्लांट सेल जो है फर्म रहते हैं ड्यू टू सेल वॉल, और उनके पास इनफ सेल कंटेंट होता है जो अंदर श्रिंक हो रहा है बट बाहर उनके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब होता क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वाटर बाहर आ रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। प्लांट सेल में कुछ क्यों नहीं हुआ, कोलैप्स क्यों नहीं हुआ, मेंटेन शेप क्यों रह गई, बिकॉज वहां सेल वॉल है। एनिमल सेल में कोलैप्स हो गया, श्रिंक हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पर सेल वॉल नहीं है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जो उसके शेप को मेंटेन रख सके। नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला था ना कि हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड फंजाई। देखो तीनों में क्या कॉमन है, सेल वॉल, सेल वॉल और सेल वॉल, बट तीनों की सेल का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है। ये बना है आपका सेल्यूलोज से प्लांट सेल, वही बैक्टीरियल सेल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और जो फंजाई का सेल वॉल होता है ये बनता है चिटिन से। सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनके बारे में आप लेटर ऑन डिटेल में पढ़ोगे, अभी उतना जाने की नीड नहीं है। फिर भी क्यूरियोसिटी है तो कमेंट करके बताना, मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी। प्लांट सेल वॉल में दिख रही है कुल लेवल ऑफ अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, सेल्यूलोज की मल्टीपल लेयर होती है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली इसका काम है शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। वहीं आप बैक्टीरियल सेल वॉल को देखोगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, बीच में देख रहे चेन बनी हुई है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर्स दिख रही है हमें। तो ये इसको क्या करता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में बर्स्ट होने से बचाता है, बिकॉज बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो ये इसको किससे बचा रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, और ऑस्मोटिक लाइसिस से, ऑस्मोसिस से होने की वजह से जो बर्स्टिंग हो सकती है इसके सेल में, उससे उसको बचाता है। फंजाई का देखो, यहाँ पे फंजाई में ऐसे पूरा लग रहा है बाउंडेड, जैसे रूट्स स्प्रेड हो जाते हैं और पकड़ लेते हैं ना सॉइल को, वैसा स्ट्रक्चर है। ये इसको स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है।
तो इसका भी काम वही है जो प्लांट सेल का है, बस स्ट्रक्चर में माइनर माइनर तीनों में डिफरेंस है। तो अलग अलग वैरायटी के सेल, अलग अलग टाइप के सेल वॉल, बट मोर और लेस सबका फंक्शन क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है सेल को। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अभी हमने पढ़ तो लिया लाइफ ओरिजिनेट हुई, ऑर्गेनिजम्स आए, बट जो पहला सेल बना था, जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ था बैक्टीरिया का, क्या उस सेल में और जो आज सेल है ह्यूमन के अंदर, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, या दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ? हुआ है। टाइम के साथ इसमें आया है ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि जो पहले सेल बना था उस टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। बट आज की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है पहले से बिल्कुल अलग है, तो दोनों में सरवाइव करने के लिए जो डिमांड है वो चेंज है। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स में टाइप्स ऑफ सेल भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे भी आपको वर्ड्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। प्रोकैरियोटिक को तोड़ो, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक में यू मीन्स होता है ट्रू, और वी कैन से न्यू, ट्रू और न्यू। तो प्रिमिटिव का मतलब है पुराना और यू का मतलब है नया या असली, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास असली वाले सेल हैं, नए वाले सेल हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव सेल्स है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या आज भी इस टाइप के सेल होते होंगे किसी में, प्रोकैरियोट्स होता होगा कोई? कमेंट करके बताना मुझे कि कोई प्रोकैरियोट आपको पता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, बट ये नहीं बताया मैंने कि ये आज भी सरवाइव करते हैं नहीं करते, क्योंकि बैक्टीरिया भी काफी एडवांस हो चुके हैं टाइम के साथ। और यूकैरियोटिक सेल होगा आपका प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अगर आप कंपेयर करो तीनों के स्ट्रक्चर को तो बहुत कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। आप यहाँ पूरी कंपैरिजन टेबल देख सकते हो, हम यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। प्लांट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। एनिमल में भी ट्रू न्यूक्लियस है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज ईदर एब्सेंट और दे हैव द स्पेसिफिक एरिया। यहाँ देखो सेंटर में ये रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन जो है जहां पर इनका कोई न्यूक्लियस नहीं है, बट इनका जो डीएनए वो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, एंड दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, मतलब जो ऑर्गेनील्स है अंदर, सेल के अंदर भी जो सब पार्ट्स है, क्या उनके आसपास लेयर्स है, मेम्ब्रेन है? यस, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में भी है, बट बैक्टीरियल सेल में ये नहीं है, क्योंकि इनका प्रिमिटिव है, बहुत सिंपल सेल है, तो कुछ ज्यादा एडवांसमेंट नहीं मिलेगी। सेल वॉल की बात करोगे तो यस, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास भी है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे तो तीनों में है, बिकॉज ये यूनिवर्सल फीचर था, याद है, यूनिवर्सल था तो सब में ही होगा। राइबोसोम्स, ये भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनील है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो प्लांट सेल में 80s, बैक्टीरियल में 70s, इसमें 80s। ये आप फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे कि ये क्या है 80s 70s। डीएनए की बात करें तो लीनियर डीएनए होता है प्लांट में, सर्कुलर होता है बैक्टीरियल में, और लीनियर होता है एनिमल सेल में। साइज प्लांट सेल का अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर, बैक्टीरियल का 1 to 5, देखो कितना छोटा है, तभी हमें दिखता नहीं है ना। और एनिमल सेल का कितना होता है, 10 to 30 माइक्रोमीटर। अब एग्जाम्पल्स आ गए, लीफ, रूट, स्टेम सेल्स, इनमें प्लांट सेल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की बात करें तो इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरियाज की वैरायटी है। और एनिमल सेल की बात करें तो नर्व, मसल और ब्लड सेल, ये सारे क्या है, हमारे एनिमल सेल्स है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिंपल है, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियर एरिया है, साइटोप्लाज्म है, और थोड़े बहुत ऑर्गेनील्स है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग ऑफ पार्ट 1, क्यों यूकैरियोटिक सेल्स को सेल ऑर्गेनील्स की जरूरत है। अब हमने पढ़ा ना कि उनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, तो जरूरत क्यों है। तो एक सेल जो है ना, इट इज लाइक अ टाइनी फैक्ट्री। ये समझो छोटी सी फैक्ट्री है ये, बट साइज में भले छोटी है, काम बहुत बड़ा बड़ा करती है। जैसे आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज देखी, छोटे छोटे आइटम बनाता है, बट अगर वो आइटम ना बने तो हमारी बाकी चीजें काम नहीं कर सकती। जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, पता है स्क्रू ड्राइवर्स हैं कितनी छोटी चीज है, उनकी फैक्ट्री कितनी छोटी सी भी जगह पे बनाई जा सकती है, बट अगर स्क्रू ड्राइवर्स ना हो तो सोचो हमारी डे टू डे लाइफ की कितनी चीजें हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि छोटी सी फैक्ट्री है बट काम बहुत सारे करती है।
ऐसा मत समझना छोटा है तो कुछ नहीं कर रहा है। हमें जिंदा रखने के लिए जितने भी लाइफ प्रोसेस है सब के सब सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए टाइनी फैक्ट्री है। क्यों? देखो, जैसे फैक्ट्री में कंट्रोल सेंटर होगा, जो मैनेजर होगा, जो हेड होगा, वो कंट्रोल कर रहा है सबको, तो न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक दैट, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये चीजों को बनाता है, मूव करता है, प्रोटीन और फैट्स हो गए, बनाएगा, मूव करेगा। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? पैकेजिंग करेगा, शिपिंग करेगा, डिपार्टमेंट को मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए उसको भेज देगा। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सिक्योरिटी गेट है, किसी को भी अंदर एंट्री और एग्जिट नहीं देता विदाउट परमिशन, जैसे फैक्ट्रीज में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये फैक्ट्री का फ्लोर है, ये फ्लोर है जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनिजम्स वर्क कर रहे हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। विक्यूल्स क्या है? ये स्टोरेज टैंक है, जो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और अदर मटेरियल्स को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। लाइसोसोम्स क्या है? ये वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है, जो कुछ भी वेस्ट जनरेट होता है उसको ब्रेक डाउन करना, रिसाइकल करना, अनवांटेड मटेरियल को निकालना सेल से, सारा काम लाइसोसोम्स का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, ये एनर्जी देता है, सारे काम को करने के लिए यही एनर्जी देता है। राइबोसोम्स क्या है? ये वो वर्कर्स हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं, जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही है सेंटर से, कंट्रोलिंग सेंटर से। तो जैसे फैक्ट्री में सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, कमांड आ रहा है, पावर हाउस है एक, तो वही सेम चीजें सेल के अंदर हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टाइनी फैक्ट्री बोलते हैं। कितनी अमेजिंग सी चीज है, इतनी छोटी चीजों में दिख भी नहीं रही आंखों से, इतनी भी नहीं बोल सकते हम, दिख ही नहीं रही आंखों से, उसके अंदर इतना कुछ, और उस इतनी सारी चीजों में भी इतना सारा काम। यहाँ हमें दो काम बोल दे तो हम रोने लग जाते हैं, यार इतना सारा काम कर लिया। सोचो, ये तो बेचारे दिन रात 24 घंटे, जब तुम्हारी बॉडी फॉर्म भी नहीं हुई है, जब तुम सिंगल सेल अपनी मदर के वूम में ही हो, उस टाइम से काम करते करते तुम्हारे एंड लाइफ जब एंड होते तब तक काम करता ही रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। और क्या क्या लाइफ प्रोसेस करता है ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें सेल के अंदर होती है। तो ये छोटा जरूर है बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ये 24/7 वर्क कर रहा है, तब हम जिंदा है। जिस दिन इसने रेस्ट ले लिया, हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। सो चलो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल आया कहाँ से, वेयर डज सेल कम फ्रॉम, जहाँ पे हमने पुगा वैली के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलर मल्टीसेलर होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेल को स्टडी कैसे करते हैं, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल को स्टडी करते हैं। आइस की लिमिटेशन के बारे में पढ़ा, इसको डिस्कवर किसने किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने। और साइज कैसे एस्टिमेट करते हैं सेल का, वो भी पढ़ा हमने। फिर हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा सेल के, कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एमएनसी, याद है? फिर से देखो बता देती हूँ, एमएनसी, राइट। फिर हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिवर्सल फीचर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन ने दिया था, इसको सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये फ्लूइड क्यों है? क्योंकि ये फ्रीली मूव होता है। और मोज़ेक क्यों है? क्योंकि टाइल की तरह प्रोटीन के, मतलब जैसे टाइल्स होती है ना, उसमें अलग अलग पैटर्न घुसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। फिर हमने पढ़ा मूवमेंट कैसे होती है सेल्स के अंदर, तो उसके 2 टाइप पढ़े थे हमने, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ा कि सेल में बेसिकली डिफ्यूजन होता है, दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा हमने। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े और उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स का, वो पढ़ा। लास्ट में हमने क्या कंपेयर किया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया में, प्लांट में और एनिमल सेल्स में भी कंपेयर किया था। अब अगर आपको याद रखने हैं तो कुछ चीजें आपको, 2 चीजें यहाँ पर मेंशन है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये शायद मैं आपको बताना भूल गई, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ समझ लो, जब सेल के अंदर मूवमेंट होती है वी कॉल्ड इट एंडोसाइटोसिस। अगेन, एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, इन, और एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर वाटर का एंट्री या वाटर के मूवमेंट जो है इनसाइड द सेल, तो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब बाहर होता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वेलिंग के लिए, श्रिंकिंग ऑफ द सेल के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको चीजें समझने में इजी हुआ हो मेरे तरफ से। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। और ये सारे आपको कंटेंट का जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फ्री माइंड से वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सारी पीडीएफ आप वहां से एक्सेसिबल है, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।